पोर्चुगल में नए मैनेजर अगर रॉबर्टो मार्टिनेज के इन कुछ महीने की बात करें तो प्रोग्रेस साफ साफ दिखती है। 20 से ज़्यादा गोल स्कोर कर दिए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यहाँ पर गोल स्कोरिंग फॉर्म उसकी कंटिन्यू रखी है। ब्रूनो फर्नांडिस का एक नया फॉर्म हमको देखने को मिल रहा है और सिर्फ 2 गोल कंसीड करे हैं, वो भी लेटेस्ट मैच में। यहाँ पर पोर्चुगल ने स्लोवेकिया को 3-2 से हरा के यूरो 2024 के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। लेकिन अगर हम स्टैट्स के बिल्डअप की बात करें, अगर इस पूरी स्टोरी की बिल्डअप की बात करें, तो हमारा जो आज का मेन चैप्टर है वो इस चीज़ पे होने वाला है कि क्या पोर्चुगल क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बगैर ठीक है या उसके साथ ठीक है, और क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यहाँ पर फोर्सिबली यहाँ पर इंटीग्रेट किया जा रहा है या फिर सही में रॉबर्टो मार्टिनेज के पास एक प्लान है और इसको हम बहुत अलग अलग एंगल से और बहुत अलग अलग सिचुएशन से इसको तराशने की कोशिश करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन थोड़ा सा बिल्डअप करते हैं यहाँ पर किस तरीके की सिचुएशन में अभी इस समय पोर्चुगल अपने आप को देखती है और कितनी मदद यहाँ पर रॉबर्टो मार्टिनेज से अभी तक तो कर दी। देखो, जैसे मैंने तुमको बताया कि आप यहाँ पर कह सकते हो कि सिर्फ 2 गोल कंसीड करें, और जिसमें कल आप कह सकते हो एक डिफ्लेक्शन था और एक स्क्रीमर था। तो मोटे मोटे तौर पर टैक्टिकली यहाँ पर पोर्चुगल बहुत ज़्यादा सही लग रही है। अब देखो, फर्नांडो सैंटोस की बात करें या फिर इवन हम रॉबर्टो मार्टिनेज के गेम स्टाइल की बात करें, पोर्चुगल और रॉबर्टो मार्टिनेज दोनों को अगर अलग एंटिटी के तौर पे भी देखोगे तो गोल कंसीड करने की जो एबिलिटी है वो हमेशा से लो ही रही है। तो पोर्चुगल हमेशा से एक गुड डिफेंसिव टीम रही है और उसके पास उस क्वालिटी के क्रॉप ऑफ प्लेयर्स भी रहे हैं। अगर हम यहाँ पर अटैकिंग की बात करें तो गोंसालो रामोस की बात करें या फिर हम जाओ फिलिक्स की बात करें, उसके साथ राफेल लियाओ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बर्नार्डो सिल्वा, यहाँ पर तमाम ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अटैकिंग फ्रंट पे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें आप अगर इमर्जिंग की बात करो तो पेड्रो नेटो एक ऐसा प्लेयर है जो कि ऑब्वियसली आप यूज़ कर सकते हो फ्रॉम द बेंच। इसके साथ ही यहाँ पर बाकी और अगर हम मिडफील्डर्स की बात करें तो वहाँ पर भी नए क्रॉप ऑफ प्लेयर्स को लाया जा रहा है। ऑफकोर्स चाहे आप बात करो यहाँ पर पलिनिया की बात कर सकते हो, साथ में रूबन नेवेस का भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा ना। ऑफकोर्स द मैस्ट्रो द मैजिकल ब्रूनो फर्नांडिस की भी अब परफॉर्मेंस ताबड़तोड़ आ रही है। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद अगर किसी का नाम लेना चाहिए तो वो आई थिंक ब्रूनो फर्नांडिस ही है, या फिर कभी कभार किसी मैच में क्रिस्टियानो से पहले भी। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि भाई अगर हम अभी के सिचुएशन की बात करें तो 2024 के यूरो में पोर्चुगल एक काफ़ी अच्छी फोर्स बन के जाने वाली है। लेकिन क्या ये 2020 के यूरो से कोई डिफरेंट सिचुएशन है? नहीं। लेकिन हाँ, ये 2016 के यूरो से तो काफ़ी सही, काफ़ी डिफरेंट सिचुएशन है। 2024 की बात करें तो पोर्चुगल को कोई भी यहाँ पर अंडर अचीवर अंडररेटेड नहीं कहेगा, मोस्ट प्रॉब्ली। ऊपर ऊपर से अगर हम कहें तो यहाँ पर पोर्चुगल एक फेवरेट के तौर पे उतरेगी, उतरनी चाहिए भी, और उसको उसी तरीके से मानना चाहिए। लेकिन यही सेम सिचुएशन आप कह सकते हो कि 2020 में हुआ था, और हमको नहीं बोलना चाहिए कि यूरो 2020 में यही रॉबर्टो मार्टिनेज की बेल्जियम थी जिसने पोर्चुगल को यहाँ पर एलिमिनेट करा था। हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 2020 में जहाँ पोर्चुगल फेवरेट थी वहीं बेल्जियम भी फेवरेट ही थी। लेकिन अगर 2016 के यूरो की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके आते हैं। देखो, अगर हम यहाँ पर 2016 के यूरोस में पोर्चुगल की बात करें तो पोर्चुगल को फेवरेट नहीं थी, और असल में यहाँ पर पोर्चुगल को फेवरेट होना भी नहीं था, क्योंकि उसके जस्ट अगर पहले की बात करें तो पोर्चुगल में एक थोड़ा सा भूचाल सा आ गया था। ऑफकोर्स 2014 में यहाँ पर वो एलिमिनेट हो गए थे। उसके बाद की अगर हम यूरो क्वालिफायर्स की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ यहाँ पर शॉकिंग डिफीट्स उनको देखने को मिली, जिसके बाद फर्नांडो सैंटोस को लाया गया। और फर्नांडो सैंटोस को लाया गया क्यों? इसलिए नहीं कि पोर्चुगल को वापस से ग्लोबल लीडर बनाना है, या फिर वापस से क्या मतलब, पोर्चुगल कभी ग्लोबल लीडर नहीं थी, लेकिन उस तरीके से एस्पिरेशन हमको देखना है। लेकिन पोर्चुगल की जो डीस्टेबलाइजशिप है ना, इसको संभाल दो। आज यूरो 2016 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फर्नांडो सैंटोस ने एक ऐसी फुटबॉल खिलाई जो कि एक रिजल्ट ओरिएंटेड थी, क्योंकि उसको भी पता था कि यहाँ पर रिजल्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि पोर्चुगल ने अभी तक तो नहीं देखी, और रिजल्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि फर्नांडो सैंटोस को एलिवेट कर सकती है और यहाँ पर पोर्चुगल का फ्यूचर भी सिक्योर कर सकती है। उस पॉइंट ऑफ टाइम तक आप कह सकते हो कि गोल्डन जनरेशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, गोल्डन बॉय नाम की चीज़ थी, और वो था यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अच्छा, यूरो 2016 जीतने के बाद फर्नांडो सैंटोस को एक और चीज मिल गई, वो था यहाँ पर ड्रेसिंग रूम का पूरा सपोर्ट। अब क्योंकि आपने ट्रॉफी भी जितवा दी और यहाँ पर आप फिर आने वाले 2 साल में आपने नेशंस लीग भी जितवा दी, डिस्पाइट वर्ल्ड कप 2018 का डिसअपॉइंटमेंट की बात करें,
फर्नांडो सैंटोस ने अपनी टैक्टिक्स को चेंज किया नहीं। आप में से काफ़ी सारे लोग, या फिर हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी फुटबॉल फैंस हैं वो सब जानते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से गोंसालो रामोस को खिलाया गया, जो कि अच्छी चीज़ थी, लेकिन एट द एक्सपेंस ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल। रोनाल्डो को बाहर बिठाने का डिसीजन और फिर वर्ल्ड कप से बाहर हो जाना फर्नांडो सैंटोस के लिए कोई ज़्यादा हेल्पफुल था नहीं, और वो भी तब जब आप कहीं ना कहीं 8 साल पहली जीती हुई एक ट्रॉफी को आप अपना बेसिस बना रहे हो कि हम आने वाला 8 साल फुटबॉल कैसे खेलेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप पे क्या टीम है, आपकी क्या सिचुएशन है, आपके टैक्टिक्स कितने आउटडेटेड है। लेकिन सही बात तो यह है कि फर्नांडो सैंटोस का जो ट्रांजिशन था, जब वो आया था तो पोर्चुगल की हालत काफ़ी अलग थी, लेकिन अब जब रॉबर्टो मार्टिनेज आया है तो काफ़ी अलग है। लेकिन रॉबर्टो मार्टिनेज के लिए कोई डिफरेंट नहीं है। हमको नहीं भूलना चाहिए कि रॉबर्टो मार्टिनेज उस पोर्चुगल को इनहेरिट कर रहा है जो कि गोल्डन जनरेशन कहते हैं। क्योंकि जैसे मैंने तुमको बताया कि फर्नांडो सैंटोस को लाया गया था क्योंकि उसको भाई डीस्टेबलाइज, जो शिप ये जो हिल रही है ना, इसको हिल्ली बंद करो, इसको पहले स्थिर करो। लेकिन अगर रॉबर्टो मार्टिनेज की बात करें तो रॉबर्टो मार्टिनेज को क्यों लाया गया? रॉबर्टो मार्टिनेज को लाया गया क्योंकि पोर्चुगल के साथ काफ़ी सारे लोग ये मानते हैं कि जिस क्वालिटी क्रॉप ऑफ प्लेयर्स हैं उस लेवल पे गेम आ नहीं रहा। तो फर्नांडो सैंटोस से जब ट्रांजिशन रॉबर्टो मार्टिनेज पे आया है तो सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि किस तरीके से यहाँ पर रिजल्ट्स आएंगे, किस तरीके का फुटबॉल अब हम खिलाने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अच्छा, सबसे पहले जो अगला सबसे बड़ा सवाल आता है वो है कि भाई अभी तक की मार्टिनेज की पॉलिसी क्या रही है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिगार्डिंग। देखो 7 मैचेस हो गए हैं और आप कह सकते हो कि हर मैच के प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे सवाल, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो खेला है कि नहीं खेला है, पूछना लाजमी है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर बोलूँगा कि मार्टिनेज ने जिस तरीके से सारे सवालों को अभी तक संभाला है, काफ़ी मैच्योर है और वो समझता है इस चीज़ को कि यहाँ पर कंट्रोवर्सी किस तरीके से रिजेक्ट करनी है और कैसे अपना ड्रेसिंग रूम का सपोर्ट बनाना है। मेरे को आज भी याद है जब मार्च में पहली स्क्वाड उसने अनवील करी थी तो उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो का इन्वॉल्वमेंट आना पक्का था, क्योंकि जब मैनेजर वो बना था, जो उसके एज अ मैनेजर उसकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसने क्लियर कर दिया था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का इंटीग्रल पार्टिसिपेशन होने वाला है मेरे पोर्चुगली टीम में। ऐसे में कोई ज़्यादा एक्सेप्शन नहीं था कि उसने यहाँ पर पोर्चुगल की स्टार्टिंग लाइनअप में अपने अंडर पहली में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को डाल दिया था। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फोर्सिबली इंटीग्रेट करना या फिर सही में उसके पास रोनाल्डो को यूज़ करने का प्लान है। देखो कायदे से अगर हम बात करें तो बेल्जियम पे थोड़ा फोकस डालना पड़ेगा। देखो मार्टिनेज की अगर हम प्राइम बेल्जियम की बात करें तो ऑफकोर्स उसमें यहाँ पर ईडन हज़ार्ड था, उसमें थॉर्गन हज़ार्ड भी था, लेकिन उसमें जो सबसे क्लियरली वो यूज़ करता था वो था यहाँ पर केविन डी ब्रुयन और लुकाकू को। लुकाकू के साथ शैडो स्ट्राइकर में केविन डी ब्रुयन को डालने का जो उसका रीज़न था वो सबसे तगड़ा चीज़ था और वो यही कर रहा है 4-4-2 विद पोर्चुगल। अब ऑफ कोर्स मैं तुमको बताऊं कि 79 गेम्स जो उसने खेले थे, उसने जो खिलाए हैं बेल्जियम को, उसमें से 75 लगभग 95% गेम उसने बैक 3 के साथ खिलाए और ये चीज़ उसने पोर्चुगल के साथ भी करी है और शायद से आने वाले टाइम में कर भी सकता है। लेकिन 2 स्ट्राइकर अप फ्रंट के साथ उसको जो सबसे बड़ा फायदा मिलता है वो ये है कि रोनाल्डो को अप टॉप मदद मिल जाती है। लेकिन अगर 4-4-2 की बात करें, जैसे अगर हम कल के गेम की बात करें तो यहाँ पर उसके साथ एक चीज़ सबसे अच्छी चीज़ हो रही है कि यहाँ पर राफेल लियाओ एक विंग पर है और राइट साइड में उसने यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा ब्रूनो को शिफ्ट कर रखा है। इससे एक चीज़ है, अगर आप कल के पासिंग हीट मैप की बात करोगे तो पोर्चुगल यहाँ पर राइट साइड में ओवरलोड ज़्यादा कर रही है। तो इरिस्पेक्टिव की बैक 3 है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम पहले उसकी स्क्वाड की लाइनअप की बात करें तो उसने 10 डिफेंडर सेलेक्ट करे थे, उसमें 6 सेंटर बैक है। डेनिलो परेरा की बात करते हैं, इनासियो की बात करते हैं, उसके बाद यहाँ पर रूबन दियास की बात करते हैं और ऑफकोर्स 40 ईयर्स ओल्ड पेपे की बात करें तो उसको भी हमको नहीं भूलना चाहिए। फिर आपके पास यहाँ पर ऐसे क्रॉप ऑफ प्लेयर्स हैं जिस पर आप फुल बैक भी यूज़ कर सकते हो, विंग बैक भी यूज़ कर सकते हो, चाहे हम जाओ कैंसेलो की बात करें, चाहे हम यहाँ पर नुनो मेंडेस की बात करें, चाहे हम रफे गुरेरो की बात करें। तो ये तो आपको पूरी फ्रीडम देता है कि आप बैक 3 और बैक 4 में आप पूरी तरीके से ट्रांजिशन कर सकते हो। रोनाल्डो अप टॉप विद अ प्लेयर जो कि उसको सपोर्ट कर रहा है, जो कि उसके प्रेस को कंपनसेट कर सकता है, लेकिन एज सच मैंने पोर्चुगल का कोई हाई इंटेंसिव प्रेस नहीं देखा है। तो यहाँ पर प्लान तो है उसके पास और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने उस तरीके से परफॉर्म भी किया है, हर एक गेम में परफॉर्म किया है। बस वो 2 गेम जो उसने मिस करे थे, जहाँ पर एक 1-0 से जीती थी पोर्चुगल और एक उसने अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा यहाँ पर मैच जीता था लग्जमबर्ग के अगेंस्ट 9-0 से।
आप कह सकते हो कि यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिगार्डिंग तो सब सही चल रहा है, लेकिन उसके बगैर क्या चल सकता है। अब देखो मैं आपको इस चीज़ का भी एक रीज़न बताता हूँ। देखो बात असल में ये है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बिना पोर्चुगल कितना कर सकती है, ये शायद से हमको पता चलने वाला है मार्टिनेज के अंदर, क्योंकि मार्टिनेज के आने वाले टाइम में भी ऐसा कोई है नहीं एक्सपेरिमेंट कि वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बाहर करे और उसके बाद देखे कि पोर्चुगल उसके बगैर कैसे चलेगी। इसके पीछे ऑफकोर्स आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल रीजन, डिप्लोमेटिक टाइज या फिर ड्रेसिंग रूम का सपोर्ट, लेकिन टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर वो जानता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो स्किल्स हैं या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो गेम स्टाइल है उसके साथ अगर अडाप्ट नहीं करेंगे तो रोनाल्डो भी यहाँ पर काफी ज्यादा आइसोलेट हो जाएगा और पोर्चुगल को भी कोई खास फायदा मिलेगा नहीं। ऐसे में यहाँ पर अगर आप यहाँ पर मार्टिनेज के गेम स्टाइल को देखोगे और फिर आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बदलते इस प्ले स्टाइल को देखोगे तो कहीं ना कहीं दोनों को अलाइन करने का, दोनों का एक म्यूचुअल लाइन पकड़ने की कोशिश की है पोर्चुगल ने। अगर हम यहाँ पर पोर्चुगल के लाइक अंडर फर्नांडो सैंटोस की बात करें तो वो एक क्विक फुटबॉल खिलाता था, वो उसका आप कह सकते हो कि पासिंग पर सीक्वेंस की बात करें तो वो बहुत कम रहता था, मतलब यानी कि वो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड ऊपर पहुंचाने की कोशिश करता था। मात्र 4 या 5 पासेस में आपका स्ट्राइकर पे बॉल आ जानी चाहिए। रॉबर्टो मार्टिनेज की बात करें तो इसकी अंडर जब बेल्जियम खेलती थी तो वो लगभग कुछ गेम में तो 80% पोजीशन तक भी रखती थी। ये अपना नेशनल टीम का लुइस एनरिके है। अगर हम यहाँ पर पोर्चुगल की बात करें तो वही चीज़ आपको आज भी देखने को मिलती है। कह सकते हो कि आप यहाँ पर अभी कोई हाई यूरोपियन टीम नहीं मिली है या फिर हाई वर्ल्ड इंटरनेशनल टीम नहीं मिली है तो उसके अगेंस्ट पोर्चुगल का क्या रिप्लाई होगा ये देखना बाकी है, लेकिन मेरे को यहाँ पे ज़्यादा कोई चेंजेस लगती नहीं है। रॉबर्टो मार्टिनेज को पोजेशन फुटबॉल खिलाना ज़्यादा पसंद है, और पोजेशन मतलब डोमिनेंट पोजेशन फुटबॉल, प्ले आउट फ्रॉम द बैक करना है। अगर यहाँ पर आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आपको कोई तरीका नहीं पता चल रहा है तो आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पासिंग करते रहो, कुछ भी करते रहो, लेकिन आप यहाँ पर पोजीशन लूज नहीं करोगे। अब इसके 4-5 फायदे हैं। देखो सबसे पहला जो फायदा है वो ये है कि यहाँ पर वो मानता है कि उसके पास ऐसे टेक्निकल प्लेयर्स हैं जो कि बॉल को होल्ड और प्रोग्रेस करने में सबसे ज़्यादा है। अगर हम इनासियो की बात करें, पोर्चुगीज लीग में इनासियो से ज़्यादा बॉल प्रोग्रेस किसी भी प्लेयर ने नहीं करी है। साथ ही अगर हम यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा, ब्रूनो फर्नांडिस की बात करें तो डेड बॉल के साथ ब्रूनो फर्नांडिस एक्चुअली में एक ऐसा पास निकाल सकता है जो कि किलर है। सेम बर्नार्डो सिल्वा की अगर हम बात करें तो बर्नार्डो सिल्वा बॉल प्रोग्रेस की बात करें या फिर बॉल रिटेंशन की बात करें तो उससे बेहतरीन प्लेयर तो सिल्की प्लेयर कोई है ही नहीं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि वो ये भी मानता है कि अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब किसी भी काउंटर अटैक को लीड नहीं कर सकता। यानी कि अगर कल को पोर्चुगल एक लो ब्लॉक में बैठ जाती है तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास वो पेस, ठीक है एक बार वो पुल ऑफ कर सकता है, लेकिन थ्रू आउट द 90 मिनट उसके पास वो पेस नहीं है कि वो हर काउंटर अटैक को लीड करने लगे। ऐसे में या तो उसको क्रिस्टियानो रोनाल्डो को शिफ्ट करना पड़ेगा, और कल के गेम में मैं तुमको सही बताऊं तो इट वाज गोंसालो रामोस जो कि मिडिल में खेल रहा था और रोनाल्डो यहाँ पर राइट विंग पे बहुत ज़्यादा शिफ्ट कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जब आप पोजीशन को कंट्रोल करते हो तो आपके पास 2 तरीके होते हैं, या तो आप एक ऐसा पासिंग सीक्वेंस बनाओ कि टैप इन मिल जाए, जैसा अगर हम कल क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दूसरे गोल की बात करें, या फिर अगर हम बात करें जिस तरीके गोंसालो रामोस ने हेडर मारा था, अगेन वो भी एक चीज है जो कि आपने पिछले पोर्चुगल के कुछ गेम्स में देखी होगी कि क्रॉसेस बहुत ज्यादा डल रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास पूरा टाइम होता है कि वो अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सके। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर हम राफेल लियाओ की बात करें तो वो हमेशा वाइड रहता है, और यहाँ पर वो एक आउटलेट की तरह होता है कि अगर आप काउंटर कर रहे हो तो राफेल लियाओ के पास वो एक्सप्लोजन पेस भी है, वो ड्रिबलिंग स्किल्स भी है, और वो बॉडी भी कर सकता है। साथ ही यहाँ पर फिर राफेल लियाओ आपको यहाँ पर बॉल डालने में भी मदद कर सकता है क्रॉस में। यही चीज़ आप यहाँ पर बाकी फुल बैक से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो वो उस स्ट्रेंथ को यूज़ कर रहा है जो उसको पता है कि सबसे ज़्यादा अबंडेंस में है। अगर आप यहाँ पर नूनेस की बात करोगे, मैथ्यूस नूनेस की बात करोगे, जाओ पलिनिया की बात करोगे, एब्सोल्युटली एंकर मैन है, गेम को टेम्पो को सेट कर सकते हैं। यही चीज़ आप ब्रूनो फर्नांडिस की बात करो तो ब्रूनो फर्नांडिस भी यहाँ पर लाइक चीज़ों को बहुत ज़्यादा डोमिनेट तरीके से खेल रहे हैं। उसकी जो बॉल्स आ रही हैं, उसके जो असिस्ट आ रहे हैं, उसकी जो शूटिंग है, वो हर चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट कर रही है। और इसी बीच में आप कह सकते हो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो बदलता प्ले स्टाइल है वो यहाँ पर काम कर रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ पर इस पूरे उसके लिए कि क्या हमें डरने की ज़रूरत है, क्या पोर्चुगल के साथ आपको डरने की ज़रूरत है आने वाले बिग टूर्नामेंट्स में। अब देखो यहाँ पर ना एक चैप्टर मैंने पढ़ा था कि वाई रॉबर्टो मार्टिनेज फेल्ड एट बेल्जियम, और तुम में से काफ़ी लोग कहोगे कि हाँ भाई देखो फेल तो हुआ है, गोल्डन जनरेशन को ट्रॉफी नहीं जितवाई है, लेकिन ऑफकोर्स पूरे के पूरे जितने भी उसने 80 गेम लाइक मैनेज करे हैं वो तो आप प्रैक्टिकली नहीं स्टडी कर सकते। वर्ल्ड कप 2022 की बात करें, जब उसने जिस टूर्नामेंट के बाद उसने बेल्जियम नेशनल टीम को छोड़ा था तो उसमें क्यों यहाँ पर स्ट्रगल कर रही थी उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि उसमें केविन डी ब्रुयने भी था। सबसे पहला जो यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस करने को मिलेगी कि यहाँ पर जो सबसे डेडली चीज़ जो कर रहा था वो ये था कि यहाँ पर वो
एज अ लॉन्ग बॉल टैक्टिक्स खेलने की कोशिश कर रहा था टोबी एल्डरवेल्ड के साथ बेल्जियम में। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर थी कि रोमेलो लुकाकू तो था ही नहीं, तो यहाँ पर मिचेल बात्शुआई था जिसके पास फुटबॉल आईक्यू बिल्कुल भी उस लेवल का था ही नहीं जो कि केविन डी ब्रुयन को चाहिए। यानी कि जब केविन डी ब्रुयन गेट इन बिहाइंड की बॉल निकाल रहा है तो वो भाई साहब शॉट लाइक वापस आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जब वो शॉट आ रहा है तो वो गेट इन बिहाइंड की, जब वो गेट इन बिहाइंड कर रहा है तो केविन डी ब्रुयन चाहता है कि वो शॉट आए। ऐसे में यहाँ पर बिल्कुल कनेक्शन टूट चुका। होपफुली ये चीज़ पोर्चुगल में अभी तक देखने को नहीं मिली है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बाकी प्लेयर्स के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छे तक अभी तक सेट हो रहा है, ठीक है। तो जो कनेक्शंस है, जो पासिंग है, अगेन वही वाली एक चीज़ है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो काफ़ी ड्रॉप डीप होता है तो वो मेरे को अभी प्रॉब्लमेटिक लगता है। लेकिन आई थिंक क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक गेम स्टाइल है कि उसको बॉल चाहिए पैरों में और वो टच करना चाहता है, गेम में इन्वॉल्व रहना चाहता है कैसे ना कैसे करके। आने वाले टाइम में जब भी कोई रिसर्च होगी, जब भी कोई स्टैट्स आएगा इस चीज़ के रिगार्डिंग कि क्या यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ड्रॉप डीप करना पोर्चुगल के किसी भी गेम सीक्वेंस में या फिर अटैकिंग फ्रंट पे, वो मदद करता है टीम को या फिर रोनाल्डो को या नहीं, ये अभी भी डिबेटेबल है, जिसको मेरे को लगता है कि नहीं करता होगा। क्योंकि असल में बात ये है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब ड्रॉप डीप करता है तो वो ना ही सिर्फ यहाँ पर टीम की विड्थ को छोटा कर देता है, बल्कि एक्चुअली में रोनाल्डो को भी फिर टाइम नहीं मिलता यहाँ पर किसी भी अटैक को स्पीयर हेड करने के लिए वो। बट अगेन यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का यही गेम स्टाइल काफ़ी टाइम तक रहा है, चाहे आप अल नसर की बात करो, चाहे आप यहाँ पर यूनाइटेड की बात करो, चाहे यहाँ पर आप पोर्चुगल की बात करो, ही इज़ कंटिन्यूसली डूइंग इट। तो इस पर अभी देखना पड़ेगा कितना कुछ आता है कि नहीं आता है मटेरियल। इसके साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर एक और फेलियर की, जो कि यहाँ पर मार्टिनेज, वो ये था कि ही वॉज यूजिंग विंग बैक्स। अब देखो, विंग बैक वो यूज़ कर रहा था क्योंकि वो बैक थ्री यूज़ कर रहा था और यहाँ पर करास्को को यूज़ कर रहा था, फिर यहाँ पर वो थॉर्गन हजार्ड को यूज़ कर रहा था। आई थिंक उस सेंस में पोर्चुगल काफ़ी ज़्यादा इक्विप्ड है क्योंकि नूनो मेंडेस इस साइड होगा और इस साइड यहाँ पर जाओ कैंसेलो होगा। डिफेंसिवली ठीक है, ही इज़ वल्नरेबल, लेकिन यहाँ पर जाओ कैंसेलो जो कि अटैकिंग जो आउटपुट दे सकता है वो बहुत बहुत ज़्यादा सही है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर जिस रीज़न से वो बेल्जियम में फेल हुआ था वो रीज़न तो मंडरा रहे हैं पोर्चुगल पे, लेकिन आई थिंक पोर्चुगल की जो इंडिविजुअल क्वालिटी है और पोर्चुगल के जो करंट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स हैं वो उस चीज़ को संभाल सकते हैं। क्या मार्टिनेज जो चीज़ बेल्जियम के साथ एग्जीक्यूट कर सकता है पोर्चुगल के साथ एग्जीक्यूट कर सकता है? मे बी यस, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क और एक बड़ा टास्क है। लेकिन वो जो भी चीज़ आप करो उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो का इक्वेशन इक्वली प्रो के साथ और इक्वली कॉन्सिक्वेंस के साथ आ रहा है और उस चीज़ को मैनेज करना बनता भी है। और अभी तक तो मार्टिनेज ने उस जॉब को नेल किया है, तो वहां पर तो पूरा क्रेडिट बनता ही है। तो मेरे को तो लगता है कि आने वाले टाइम में पोर्चुगल एक काफ़ी अच्छी टीम रहेगी। यस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फिटनेस लेवल्स और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की करंट परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है। वो तो खेलेगा यूरो 2024, कोई खेले ना खेले।